जून 2025 में इसराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक संघर्ष चला। इस दौरान ईरान ने दुनिया के सामने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। हालांकि इस जंग ने ईरान को कुछ जरूरी कमियों से भी रूबरू करवाया जो किसी बड़ी जंग में घातक सिद्ध हो सकती हैं। इन्हीं कमियों को ईरान दूर करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। इसी बीच तकनीकी निर्भरता के मुद्दों पर ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब वो पश्चिमी देशों द्वारा नियंत्रित जीपीएस सिस्टम की जगह चीन के बीडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को अपनाएगा। ये फैसला ईरान के लिए केवल सैन्य या तकनीकी नहीं बल्कि भू राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ईरान ने शुरू किया कमजोरी पर काम। ईरान और इसराइल के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष जो कि 13 जून 2025 को इसराइली वायुसेना द्वारा ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमलों के साथ शुरू हुआ, उसने क्षेत्रीय तनाव को चरम पर पहुंचाया। 12 दिनों तक चले इस संघर्ष के बाद युद्ध विराम जरूर हुआ, लेकिन इन हमलों में इसराइल ने अमेरिका के समर्थन से उन्नत तकनीकों, विशेष रूप से जीपीएस निर्देशित हथियारों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जिसने ईरानी रक्षा प्रणालियों को गंभीर चुनौती दी। मई 2025 में यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा इसराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर मिसाइल हमले, जो अमेरिकी ठाड़ और इसराइली एरो सिस्टम को चकमा देने में सफल रहा, उसने स्पष्ट किया कि पश्चिमी नेविगेशन सिस्टम्स की निर्भरता रणनीतिक कमजोरी बन सकती है। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि जीपीएस सिग्नल्स का उपयोग इसराइली और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों द्वारा निगरानी और सटीक हमलों के लिए किया गया, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके जवाब में ईरान ने पश्चिमी जीपीएस सिस्टम को बंद कर चीनी बीडू नेविगेशन सिस्टम को अपनाने का निर्णय लिया, जो चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा संचालित एक स्वतंत्र और उन्नत सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। ईरान का यह निर्णय पश्चिमी तकनीकी प्रभुत्व, विशेष रूप से अमेरिका के जीपीएस सिस्टम पर निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जीपीएस लंबे समय से वैश्विक नेविगेशन का आधार रहा है, जिसका उपयोग न केवल सैन्य बल्कि नागरिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में भी होता है। हालांकि अमेरिकी नियंत्रण के कारण जीपीएस सिग्नल्स को चुनिंदा रूप से बंद या हस्तक्षेप किया जा सकता है, जो युद्ध की स्थिति में रणनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान ने इस कदम को राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम बताते हुए कहा कि बीडू सिस्टम का उपयोग उनकी मिसाइलों और ड्रोन्स को अधिक सटीक और स्वतंत्र बनाने में मदद करेगा। जानकार मानते हैं कि ये कदम न केवल सैन्य रणनीति को मजबूत करेगा बल्कि वैश्विक भू राजनीति में चीन के बढ़ते प्रभाव को भी दर्शाता है। कुछ जानकारों ने इसे अमेरिका और उनके सहयोगियों, विशेष रूप से इसराइल के लिए एक स्पष्ट चुनौती के रूप में देखा है। चीन ने इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि वो ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। ईरान का बीडू को अपनाना वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत देता है। पश्चिमी देशों ने इसे क्षेत्र में अपने प्रभाव को कम करने की कोशिश के रूप में देखा है। आपको बता दें कि ईरान के पास पहले से ही एक मजबूत मिसाइल शस्त्रागार है, जिसमें शाहब फैमिली, इमाद खुर्रम और फतह हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल है, जो 2000 किलोमीटर तक की रेंज के साथ इसराइल और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकती है। बीडू सिस्टम का एकीकरण इन हथियारों की सटीकता को और बढ़ा सकता है, जिससे ईरान की जवाबी कार्रवाई की क्षमता मजबूत होगी। इसके अलावा ईरान की उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां जैसे सेवोम खोर्दाद पहले ही अमेरिका और इजरायली ड्रोन्स को निशाना बनाने में सफल रही। बीडू का उपयोग इन प्रणालियों को और प्रभावी बना सकता है, क्योंकि ये सिस्टम साइबर अटैक या पश्चिमी हस्तक्षेप से कम प्रभावित होता है। ईरान ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों को दरकिनार करते हुए अमेरिका में बने 5 बोइंग 777 विमान अपनी एयरलाइन महान एयर को सौंप दिए हैं। इस मामले ने अमेरिका की वैश्विक निर्यात नीति और उसकी निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जाता है कि ये वही विमान हैं जो पहले सिंगापुर एयरलाइंस के बेड़े में शामिल थे, लेकिन अब यह ईरानी एयरलाइन महान की गुप्त संपत्ति बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के एलाइज स्प्रिंग्स में खड़े इन विमानों को पहले चीन, फिर कंबोडिया और अंतः अफ्रीकी देश मेडागास्कर में फर्जी रजिस्ट्रेशन देकर ईरान लाया गया है।
सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ये विमान मशहद और चाबहार जैसे ईरानी शहरों में उतर भी चुके हैं। सभी रजिस्ट्रेशन और विमान कोड हटा दिए गए हैं। विमानों के ADS-B ट्रांसपोंडर को उड़ान के दौरान बंद कर दिया गया था, जिससे कोई रडार उन्हें ट्रैक न कर सके। इसे लेकर विशेषज्ञ कहते हैं ये सिर्फ विमान नहीं, अमेरिका की तकनीकी संप्रभुता पर चोट है। अगर अभी भी कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में ये विमान सैन्य या गुप्त मिशनों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। बताया जाता है महान एयर पर पहले से अमेरिकी प्रतिबंध लागू है, लेकिन इसके बावजूद विमान की चोरी जैसी रणनीति अमेरिकी एजेंसियों की कमजोरी उजागर करती है। अयान एविएशन और अन्य शेल कंपनियों के जरिए इन विमानों की बिक्री की गई ताकि असली खरीदार यानी ईरान का नाम कभी सामने न आए। वहीं पूर्व राजनयिक का कहना है कि Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यह एक सिस्टम फेलियर है। पाबंदी तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक दुनिया के दूसरे देश अमेरिकी नियमों को गंभीरता से ना लें। खास बात तो यह है कि इन 5 विमानों का ईरान पहुंचना सिर्फ एक तकनीकी उल्लंघन नहीं, बल्कि दर्शाता है कि वैश्विक पाबंदी तंत्र कितनी आसानी से भेद दिया जा सकता है। बता दें आपको, 2 इंजन वाले इस विमान का इस्तेमाल पहले सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा किया जाता था, लेकिन 2020 में इसे बंद कर दिया गया था। एक रिपोर्ट में कहा गया है यह अमेरिकी प्रतिरोध के क्षरण और ईरानी दंड मुक्ति में वृद्धि को दर्शाता है। उल्लेखनीय कि कंबोडिया चीन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से लंबे समय से सेवारत पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के शासनकाल में। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अमेरिका अब अपने ही बनाए विमान और तकनीक पर नियंत्रण खो रहा है? क्या यह सिर्फ शुरुआत है या एक नई रणनीतिक चुनौती है? जवाब भविष्य के घटनाक्रम अब तय करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सामने आई हैं खबरें, वो एक झटका है अमेरिका के लिए। गजा पट्टी में इसराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में इजरायली सैनिकों की मौतों में आश्चर्यजनक वृद्धि हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 898 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं, जिनमें से 454 की मौत गजा में ग्राउंड ऑपरेशन यानी जमीनी अभियानों के दौरान हुई। हाल के हफ्तों में घातक हमलों ने इसराइल में आंतरिक दबाव और क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ाया है। इसी बीच खबर है कि हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने शनिवार को उनके बलों ने दक्षिणी गजा पट्टी में खान यूनिस के पूर्व में 3 इसराइली बख्तरबंद कार्मिक वाहनों को निशाना बनाकर एक जटिल घात लगाकर हमला किया। जानकारी के मुताबिक हमले की विधि, हमले का तरीका इतना सटीक था कि इसराइल के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी इससे हैरान रह गए। सैनिकों को बचाने के लिए आई टीम पर भी हमला किया। 3 अलग अलग टीमों में से प्रत्येक पर हमला हुआ, जिससे ये दर्शाता है कि हमले की विशिष्ट रणनीति के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया था। हाल के महीनों में हमास ने नई युद्ध की रणनीति अपनाई है, जिनमें सुरंगों और विस्फोटकों का उपयोग करके इसराइली सैनिकों पर घात लगाकर हमले किए जा रहे हैं। इसराइली सैनिकों की बढ़ती मौतों ने इसराइल में आंतरिक दबाव को बढ़ा दिया है, जहां विपक्षी नेता इन हताहतों को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों से जोड़ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि गजा में चल रही जंग में अब तक 59,730 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1,44,470 लोग घायल हुए हैं। इजराइल में अब इस युद्ध विराम को लेकर सार्वजनिक और रणनीतिक दबाव तेज हो गया है। कई रिजर्विस्ट सैनिकों और सैनिक परिवार अब जोर से मांग कर रहे हैं कि युद्ध को तुरंत रोका जाए, ताकि बचे हुए बंधकों की रिहाई हो सके और सैनिकों की जानें बचाई जा सके। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके बावजूद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की दक्षिणपंथी सरकार अभी भी हमास की पूर्ण निपटान और हथियार समर्पण की शर्त पर जोर दे रही है। गजा में अभी भी अव्यवस्था फैली हुई है, जहां 90,000 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे कुपोषण की वजह से गंभीर संकट में हैं। चिकित्सीय सुविधाएं यानी मेडिकल फैसिलिटीज सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर पा रही हैं और अधिकांश अस्पताल ईंधन की कमी से बंद होने की कगार पर हैं। हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसराइल ने गजा सिटी, डीर अल बलाह और मुवासी क्षेत्रों में मानवता सहायता के लिए दैनिक 10 घंटे की रणनीतिक ठहराव यानी टैक्टिकल पॉज घोषित किया है। फिर भी लड़ाई जारी है और सहायता वितरण सीमित हो रहा है। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्रालय ने गजा में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और इसराइल द्वारा फिलिस्तीनियों की लगातार हत्या और भोजन पानी
पानी, दवा और बुनियादी जरूरतों से वंचित करने की कड़ी निंदा की है। कुल मिलाकर गजा में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली सैनिकों की मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है।